दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कफ या खांसी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जो लगभग सभी एज ग्रुप में और कभी न कभी सबको ये चीज़ होती है और या होती ही रहती है। पर्टिकुलरली जब कोई सीज़न चेंज होता है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण से कफ का होना एक बहुत ही सामान्य सी बात है। तो कफ या खांसी कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण है। और यदि ये कहें कि यह शरीर का एक उपाय है, शरीर में जाने वाले किसी पॉल्यूटेंट या इन्फेक्शन को शरीर से दूर करने के लिए। तो कफ का जो संबंध है, वो बेसिकली हमारे श्वसन तंत्र से होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऊपर का भाग है, जिसमें नाक और फेरिंग्स आते हैं, उनमें अधिकतर हमको छींक की शिकायत या स्नीजिंग की शिकायत देखने को मिलती है। और कफ की जो एक्चुअली लक्षण के रूप में उत्पत्ति होती है, वो हमारे लैरिंक्स से शुरू होकर, लैरिंक्स यानी कि जो स्वर यंत्र है जिससे हम बोलते हैं, वहाँ से शुरू होकर के और उसके नीचे ट्रेकिया यानी कि सांस की नली, और फिर उसके बाद जो छोटी-छोटी नलियाँ लंग में जाती हैं जिनको हम ब्रोंकस कहते हैं, और उनको जो बहुत सारी ब्रोंकस हैं उनको ब्रोंकाई के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद लंग, लंग जिसमें आल्वेओलाई, लंग टिश्यू आदि होते हैं और उसकी कवरिंग होती है। तो ये कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे के कारण से के कफ या खांसी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि खांसी को मूलतः हम अनेक प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो ड्राई कफ और कफ स्पुटम के साथ यानी कि बलगम के साथ। तो जो ड्राई कफ होता है, उसमें बेसिकली क्या है कि जो श्वसन तंत्र होता है वो अत्यधिक मात्रा में म्यूकस का सिक्रीशन नहीं करता है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो लैरिंग्स और जो श्वास नलिकाएं हैं उनमें केवल और केवल सूजन होती है। शरीर को फॉरेन बॉडी का एहसास होता है और वो कफ करके उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो कफ का सिक्रीशन नहीं करती हैं, बलगम नहीं बनाती हैं। तो इसलिए वो जो कफ है वो ड्राई होता है। अधिकांशतः जो एलर्जिक कफ होते हैं वो ड्राई होते हैं, जैसे डस्ट के कारण से या किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है उसके कारण से जो कफ होता है, तो वो बेसिकली क्या है कि वो ड्राई होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कोविड की प्रारंभिक अवस्था में जो कफ था वो ड्राई कफ था और बहुत ही अधिक था, क्योंकि उसमें क्या होता था कि वो वायरस पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करके सीवियर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन प्रोड्यूस करता था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम कफ को अनेक प्रकार से और भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एलर्जिक कफ जो कि बहुत कॉमन होता है, बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बड़ों में भी बहुत सारे जिनको एलर्जी होती है उसके कारण से ये कफ होते रहते हैं। सीजनल चेंजेस में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। दूसरा कफ होता है जो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन के कारण से होता है, और इन इन्फेक्शंस में अलग अलग प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस आदि, और साथ ही साथ वायरस के कुछ इन्फेक्शंस, जैसे नॉर्मल जो वायरल जितने भी वायरल डिजीज़ हैं, वायरल बुखार हैं, उनमें कफ एक बहुत ही कॉमन सा लक्षण पाया जाता है। इसी के साथ साथ ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया एक जो है बीमारी होती है जिसमें इओसिनोफिल बढ़ते हैं, और वो एक तरीके से देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल डिजीज जैसे कि वाउचीरिया ब्रोंकाप्टाई या इस तरीके से जो पैरासाइट है उसके कारण से भी ये उत्पन्न हो जाते हैं। और कुछ कंडीशन में जो एस्केरिस होता है, एस्केरिस जो वर्म है बेसिकली, ये कीड़ा है लेकिन इसकी एक साइकिल लंग से भी चलती है। तो उस कंडीशन में एस्केरियासिस में भी ये मिलते हैं। तो अब आइए हम क्या चर्चा करते हैं कि ऑर्गन स्पेसिफिक चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला जो अंग है इस सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हमारा लैरिंक्स या स्वर यंत्र है। एक बात ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी लैरिंक्स में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई ग्रोथ होगी, तो क्या होगा कि हमारी आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। तो इसलिए लैरिंक्स में यदि कोई समस्या है तो हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ में मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा, घरघराहट हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। तो इसलिए लैरिंक्स में प्रॉब्लम होने से पता लगाने में कोई समस्या नहीं है। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस या क्रोनिक लैरिंजाइटिस के जो भी केसेस होते हैं उनमें आवाज़ में परिवर्तन आना एक सामान्य बात है। आजकल बहुत सारे लोगों में एक कॉमन समस्या देखने को मिल रही है जिसको कि हम
लैरिंग्स में होने वाला पॉलिप कहते हैं या लैरिंग्स का हार्ड होना कहते हैं। इसके दो कारण होते हैं बेसिकली। एक तो बहुत ज़्यादा बोलने से, कॉन्टिन्यूअस स्पीकिंग से, जैसे जो टीचर्स हैं या लेक्चर्स जो लोग देते हैं वो कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो कंटिन्यूअस बोलने से क्या होता है कि लैरिंग्स में जो है उसको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और उसमें हार्डनिंग हो जाती है। और दूसरा एक कारण और होता है कि पर्टिकुलरली रात को सोते समय जब हम लेटते हैं तो जो पेट का एसिड होता है वो एसिड यहाँ से ईसोफेगस से आकर के और गले में जो है इकट्ठा होता है। और चूंकि लैरिंग्स एक बहुत सॉफ्ट टिश्यू है और वो उस सॉफ्ट टिश्यू में जाकर के वहाँ पे हार्डनिंग उत्पन्न कर देता है और कई लोगों को वहाँ पे पॉलिप भी बन जाते हैं। इसलिए हाइपर एसिडिटी भी एक कारण होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आजकल बहुत सारे रोगियों में ये देखने को मिलता है। तो लैरिंग्स में एक तो सबसे पहले इन्फेक्शन हो गया, जो कि बहुत एक्यूट भी हो सकता है, यानी कि तुरंत भी हो सकता है और बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के कारण से भी, कोई ट्यूमर होने की वजह से भी, कैंसर की वजह से भी, और साथ ही साथ जो मैंने अभी पॉलिप का वर्णन किया, ये तो लैरिंग्स से संबंधित होते हैं। और लैरिंग्स में जब भी कोई समस्या होगी तो क्या होगा, वाणी में, आवाज में परिवर्तन होगा। उसके बाद नीचे आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया और ब्रोंकाई, दो उसके जो ब्रांचेज होती हैं बेसिकली, उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो ट्रेकिया में एक तो बात यह है कि कई बार हम कुछ डस्ट या इस प्रकार की गैसेस, इरिटेंट गैसेस, कुछ पोल्यूटेंट्स या कोई फॉरेन बॉडी अचानक से जो है हमारे नाक के द्वारा अंदर चली जाती है, या मुंह से भी कोई मक्खी या इस तरह की चीज कई बार चली जाती है, कोई भी और फॉरेन बॉडी चली जाती है, तो सडन बॉडी एक कफ के द्वारा तुरंत उसको कफ के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करती है ये। प्लस इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस जो एक्यूट हैं और क्रोनिक हैं। ये जो इन्फेक्शन होते हैं बेसिकली, ये ट्रेकिया, ब्रोंकस और आल्वियोलाई लगभग लगभग तीनों को कवर कर देते हैं। या कई बार हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेकिया और ब्रोंकाई बेसिकली आते हैं। तो इसको जब इन्वॉल्व करते हैं तो उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो यानी कि आल्वियोलाई और लंग को इन्वॉल्व करते हैं तो उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है। तो एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन, यानी कि जो सडन होने वाले, तुरंत होने वाली बहुत सारे फीवर्स और इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं वो कफ को उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ लंबे समय में होने वाले जो इन्फेक्शंस, जिनको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं, उनकी वजह से भी कफ होना होता है। और ज़्यादातर ऐसे केसेस में प्रोडक्टिव कफ होता है क्योंकि सिक्रीशंस अधिक मात्रा में होता है। प्रारंभ में ड्राई कफ और बाद में वो कफ वेट हो जाता है। यदि यहाँ पर इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो जिस प्रकार का बैक्टीरिया होगा, थूक का वर्ण ऐसा ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नॉर्मली आप वायरल फीवर में देखते हैं कि जिसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता, तो वहाँ पे जो स्पुटम यानी कि जो बलगम है वो सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन यदि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उस बलगम का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो ब्लैक हो जाए या थोड़ा सा लालपन पे भी उसमें आ सकता है, पीला भी हो सकता है, थोड़ा हरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बैक्टीरिया के आधार पर इसका कलर भी चेंज होता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसमें ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। और साथ ही साथ जो स्मोकर्स कफ जिसको हम कहते हैं, जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं, उसमें भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से भी कफ होता है। साथ में काली खांसी, पर्ट्यूसिस, ये भी होता है। काली खांसी का एक स्पेसिफिक लक्षण ये होता है कि इसमें बहुत तेजी से, पर्टिकुलरली बच्चों में होती है, बहुत तेजी से एकदम बाउट के साथ लगातार खांसी कंटिन्यूअस आती रहती है और कई बार बाद में उसमें उल्टी भी हो जाती है। तो इसको काली खांसी या पर्ट्यूसिस कहा जाता है। तो अब इसके नीचे आते हैं लंग्स। लंग्स में जो सबसे कॉमन कारण है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और साथ साथ में ही जो निमोनिया, जिसमें ऑल्वेलाई इफेक्ट होती है। निमोनिया में साथ अगर वायरल निमोनिया है तो उसमें फीवर आना, और बैक्टीरियल निमोनिया में तो फीवर निश्चित रूप से आता है, जो कि बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। और इसमें प्रारंभ में खांसी आती है और बाद में सांस लेने में भी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। साथ ही साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग का सिकुड़ जाना, और ट्यूबरकुलोसिस, इसमें भी ये लंग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी खांसी, लंबे समय तक खांसी का बना रहना और बलगम भी आना, ये ट्यूबरकुलोसिस का एक लक्षण होता है। जिसमें हल्का हल्का बुखार, जो कि इवनिंग राइज यानी कि शाम के समय अधिक होता है, और रात में पसीना आना, ये कुछ लक्षण ट्यूबरकुलोसिस में होते हैं। वजन घटता जाता है, भूख की कमी हो जाती है, मनुष्य कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ बाहर से, जो लंग के बाहर की कुछ समस्याएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम, यानी कि जो दोनों फेफड़े हैं इनके बीच का जो जगह है मीडियास्टिनम, जिसमें हार्ट भी होता है और साथ ही साथ कुछ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, इस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ पे कोई ट्यूमर अगर होता है तो ट्यूमर होने से क्या है कि वो लंग्स पे और
प्रभाव डालता है, एक प्रेशर इफेक्ट देता है बेसिकली। तो उस कंडीशन में भी जो है वो कफ होती है, पर्टिकुलरली वो ड्राई कफ होती है और कई बार 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 और लंबे समय तक बने रहने वाली कफ होती है। और इसके बाद आते हैं हार्ट। देखिए होता क्या है कि हार्ट और लंग का आपस में एक बहुत कम्युनिकेशन होता है। हार्ट जब भी किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो वो हार्ट के बाएं चैम्बर यानी कि जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल कहते हैं, उस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके कारण से बैक प्रेशर लेफ्ट एट्रियम पे जाता है और फाइनली पल्मोनरी कंजेशन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब पेशेंट लेटता है, लेटते समय उसको सडन जो है वो सांस फूलने की और खांसी की समस्या हो जाती है। सांस फूलने की समस्या इसमें अधिक होती है क्योंकि पीछे लंग में कंजेशन होता है जिसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। और इसी के साथ साथ जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व होता है जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, उसकी हार्डनिंग होने की वजह से, जो कि बहुत सारे कारणों से होती है, उसमें भी ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हार्ट के कारण से भी। दूसरा, जो लंग होते हैं वो डायफ्राम पे रेस्ट करते हैं। डायफ्राम क्या होता है? जो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक बेसिकली मसल की एक स्ट्रक्चर होती है। तो डायफ्राम के नीचे कोई कलेक्शन होने की वजह से या डायफ्राम का इरिटेशन होने से भी कई बार कफ होने की संभावनाएं होती हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार हिचकी आती रहती है और कई बार कफ भी आता है, तो उसमें ये डायफ्राम जो है वो इरिटेट होता है। तो डायफ्राम और साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजिकल समस्याएं भी होती हैं, उनमें भी कफ का जब कई बार कोई कारण पता नहीं लगता है तो कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसमें हो सकते हैं। अब हम ये पता कैसे लगाएं? देखिए, ओकेजनल कफ एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो सभी में होती है। कई बार आप कुछ ऐसी खाना खा लेते हैं कुछ जो इरिटेट करता है, कई बार आपने देखा होगा, तो तुरंत से खांसी या हिचकी जैसी आनी समस्या शुरू हो जाती है। एलर्जिक कफ हैं, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर चीज से, किसी को दही खाने से, किसी को चावल का सेवन करने से, वो सब एलर्जिक कफ होते हैं। बहुत अधिक प्रॉब्लमेटिक नहीं होते लेकिन लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। साइनोसाइटिस में भी कई बार, वैसे साइनोसाइटिस में बेसिकली छींकें अधिक आती हैं लेकिन पीछे जो है वो उसका जो सिक्रीशन जब पीछे टपकता है तो वहां से भी जो है उसमें कई बार कफ देखने को मिलता है। कफ का अचानक से होना किसी न किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है या किसी ऐसे इरिटेंट को जो कि इनहेलन हमने इनहेल किया है उसकी वजह से हुआ, या कोई इन्फेक्शन हुआ। यदि फीवर साथ में आ रहा है तो हमको ये समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं एक्यूट ब्रोंकाइटिस का केस है। ब्रोंकाइटिस मीन्स जो ट्रेकिया से जो ब्रांचेस जाती हैं अंदर लंग में, उनको ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाइटिस बहुत ही कॉमन कॉज है कफ का। इसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस यानी कि अचानक से कफ का होना, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो कि लंबे समय तक बनी रहती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बेसिकली एलर्जिक भी हो सकती है और इन्फेक्शन होने के बाद भी ये कई बार बनी रहती है, जिसमें ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स बहुत प्रोमिनेंट मिलते हैं एक्सरे में। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस होते हैं। स्मोकर्स में भी ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो यदि फीवर आ रहा है और फीवर के साथ कफ प्रोडक्टिव है तो हमको कोई ना कोई इन्फेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या हम डायरेक्टली बिना कोई इन्फेक्शन की जांच कराए मेडिसिन लें या कुछ इन्फेक्शन की जांच करा के लें? देखिए, मेरा ये मानना होता है कि ऐसी कंडीशन में एक ब्लड तो जांच करा ही लेना चाहिए। ब्लड से हमें ये पता लग जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी शरीर में तो नहीं है। और साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो सके कफ का जो एक सिक्रीशन का एक स्वाब लेकर के उसकी बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी अवश्य करानी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये प्रोटोकॉल होता है कि बिना बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के कोई एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं और कई बार तो दो दो तीन तीन एंटीबायोटिक भी लोगों को देते हुए देखा जाता है। ओवर द काउंटर भी आसानी से हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी एंटीबायोटिक्स ली जाए तो उससे पहले यदि संभव हो, यदि संभव ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि संभव हो तो स्पुटम यानी कि बलगम की जांच करा के स्पेसिफिक बैक्टीरिया और उसकी जो सेंसिटिविटी है उसी के अकॉर्डिंगली यदि हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ये एक अच्छी बात होती है बेसिकली। अब इसके बाद पर्टूसिस यानी कि काली खांसी, जो कि आसानी से पता लगाया जा सकता है। उसमें उसके लक्षण बहुत तेजी से आती है, कुकुर कास भी कहते हैं इसको। और कई बार इतनी बहुत फटाफट फटाफट उसके बाउट्स आते रहते हैं, बहुत तेजी से आती है। बाद में कई बच्चों को उल्टी भी उसमें होती हो जाती है। तो ये इसका एक लक्षण होता है। ट्यूबरकुलोसिस के पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं, उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख कम हो जाती है, वजन कम होता जाता है,
साथ ही साथ शाम को टेम्परेचर राइज हो जाता है और रात में सोते समय पसीना बहुत अधिक आना, ये भी एक लक्षण होता है उसमें। तो इस प्रकार से यदि खांसी बहुत लंबे समय तक चल रही है तो हमको टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है वो थूक की जांच अवश्य कराएं और साथ ही साथ एक एक्सरे से ट्यूबरकुलोसिस का पता आसानी से लगाया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है और प्रॉपर। इसके अतिरिक्त कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक कंडीशन होती है ब्रोंकी एक्टेसिस। इसका मतलब क्या होता है, ब्रोंकाई यानी कि जो श्वास नलिकाएं, छोटी श्वास नलिकाएं अंदर होती है, एक्टेसिस यानी कि फैल जाना। वो जब फैल जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत अधिक जो है वो कफ का बलगम के साथ आना बहुत ही कॉमन सी बात होती है। यदि ये बलगम पीले रंग का है या इसमें पस जैसी फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर लंग में एब्सिस बन गई है या ब्रोंकिएक्टेसिस में इन्फेक्शन होने के कारण से भी ये अवस्था उत्पन्न हो जाती है। सडन ऑनसेट हो रहा है, एकदम से बिना किसी कारण के ऑनसेट हो रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि कहीं मीडियास्टिनम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है और वो कंप्रेस करके जो है कफ को उत्पन्न तो नहीं कर रहा है। तो साथ ही साथ ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस होती है इसमें भी अधिकतर जो खांसी होती है वो लेटने के समय होती है। तो जैसे लेटते हैं जिन लोगों को ब्रोंकिएक्टेसिस होती है तो बहुत तेजी से खांसी उठने लग जाती है और बहुत बलगम वहाँ से निकलता है और बलगम निकलने के बाद से थोड़ा सा फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग में कफ का होना बहुत अधिक स्मोकर्स जो कि स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में बहुत कॉमन होता है। साथ ही साथ जो ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी सुबह के टाइम पे कफ जो कि प्रोडक्टिव होता है यानी कि बलगम के साथ होता है वो भी कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम इसलिए उनको पहचान सकते हैं कि कफ तो उनमें होता ही है, साथ साथ में जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेने में यानी कि सांस को निकालने में उनको ज़्यादा परेशानी होती है, लेने में तो उतनी नहीं होती। लेकिन जब सांस बाहर आती है तो उनको परेशानी होती है और सांस बाहर निकालते समय उनकी सांस में से एक व्हीजिंग या आवाज़ जैसे निश्चित रूप से आती है। हार्ट की जैसे मैंने बात बताई, जो लेटने में जो प्रॉब्लम होती है तो एक तो हम ये कंसिडर करेंगे कि उसको ब्रोंकिएक्टेसिस है। तो इस मात्रा में तो इस डिजीज में तो कफ बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि जैसे वो लेटेगा साइड से तो उसमें से कफ निकलेगा, बहुत तेजी से ज़्यादा कफ आएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि जो हार्ट की कंडीशंस होती हैं जिनमें कि ब्लड प्रेशर या अन्य कारणों से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है या मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से जो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है उसमें भी लेटने पे कफ आता है, लेकिन उसके साथ सांस फूलना भी एक बहुत कॉमन लक्षण होता है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। जो ब्रोंकिएक्टेसिस और लंग एब्सिस है इनमें जो कफ आता है उसमें पस जैसी और दुर्गंध जैसी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों की सांस में भी बहुत अधिक पस जैसे या बैड स्मेल होती है। इस प्रकार के जो बेसिकली पेशेंट्स होते हैं। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि लैरिंक्स यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो वहाँ पे वॉइस में चेंजेस होंगे। इस प्रकार से हम कफ के लिए जा सकते हैं। तो कफ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एलर्जिक कफ है, कोई समस्या नहीं है। उसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अब हम कुछ सामान्य चीज़ों की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप आउटराइटली मेडिसिन शुरू करें। जो क्रोनिक कफ के पेशेंट्स होते हैं वो कुछ लाइफ़स्टाइल एडॉप्ट करने से निश्चित रूप से उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि ऐसे लोगों को अधिकतर सामान्य या गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, वो बहुत अच्छी एक चीज़ होती है। और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जो कफ बनाती हैं जैसे कि दही है, जैसे कि चावल है और इसके साथ कुछ इरिटेंट जैसे अचार है, इन चीज़ों का परहेज़ किया जाना चाहिए। साथ ही खाने में उनको तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी इस प्रकार की चीज़ों को सामान्य रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको ठंडे पानी का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल, दही का भी अवॉइड करें, अचार अवॉइड करें और खाने में प्रचुर मात्रा में काली मिर्च है, तुलसी है, दालचीनी है, इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो खाने में रॉ फूड अधिक लें और ड्राई फ्रूट्स लेने में कोई समस्या नहीं है। उनको नियमित व्यायाम आदि करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो स्मोकिंग से बचा जाना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो लंग से होता है। लंग को इरिटेट करने में वो समस्या उत्पन्न करते हैं। अदरक और शहद एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जो घरेलू रेमेडी है। और इसके बाद यदि एक्यूट कफ है यानी कि तुरंत एक कफ हुआ है, उसको इग्नोर ना करते हुए निश्चित रूप से एक चिकित्सक की सलाह के अनुसार सबसे पहले रोग का निदान किया जाना चाहिए कि कारण क्या है। कोई सामान्य कारण भी होता है, अधिकतर केसेस में तो कफ सामान्य कारणों की वजह से ही होती है। और यदि कोई अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, लंग में कोई इन्फेक्शन है, तो उसके अनुसार ही मेडिसिन लेनी चाहिए। तब उस समय घरेलू उपचार की आवश्यकता नहीं। घरेलू उपचार को आप साथ में या सहायक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कफ के ये कुछ मैंने कुछ कारण बताए और उसका एक सामान्य लक्षण और उपचार आपके सामने मैंने बताया।
थैंक यू वेरी मच।